और अरीब के पीछे बैठकर उसके गले पर छुरी रख दी गई और छुरी रखने के बाद उसके गले को काट दिया गया। जब अरीब फड़फड़ाया पूरी तरह से, उसने लोगों को वहाँ आवाज़ लगाने की कोशिश की, तो फिर उसके दोनों तरफ पेट वगैरह पे चाकू मारे गए और फिर पत्थरों से उसके मुंह को, चेहरे को कुचलने की कोशिश की गई। शायद अरीब को इसीलिए कत्ल कर दिया कि अरीब, उसका नाम अरीब था, उसका नाम कुछ और अंकित नहीं था, उसका नाम कुछ और नहीं था। तो वहाँ वीडियो बनाता हुआ पुलिस वाला ये कह रहा है कि फिक्र ना कर छोरे, कॉन्फिडेंस में रहे। आखिर पुलिस क्या साबित करना चाह रही है कि बेफिक्र रहे? किस चीज़ से बेफिक्र रहे कि उसने हैवानियत के तमाम हदों, उन्हीं आरोपियों को कह रही है। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। उसकी बीवी तो ऐसी हुई है पागल, बिल्कुल रो रो के उसने बुरा हाल कर रखा है। वो कह रही मैं कैसे काटूंगी पूरी ज़िंदगी अकेले, और छोटी सी उम्र है उसकी बच्ची की। जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को, बहुत ही जानवरों का बुरा बर्ताव हुआ था। ये नहीं खबर थी मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। तो आज हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ तो ये पूरा केस सामने आया। हो सकता है इससे पहले इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होगा और इस तरीके की हरकत की होगी। हमें जो मामला लगता है वो यही हो सकता है कि क्या अरीब का ये गुनाह था कि वो मुसलमान था जो उसके साथ ऐसा किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो राहुल प्रजापति है, ये उसने बोला है कि अरीब ने कलमा पढ़ा। जब अरीब ने कलमा पढ़ा तो क्या कलमा पढ़ने की वजह से उसके साथ ऐसा किया गया उसकी बॉडी के साथ, कि पहले मारा गया और फिर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई बॉडी के साथ? क्या ये अरीब का गुनाह था कि वो मुसलमान था? बॉडी की कंडीशन के पूरा शरीर, टांग पर जो दोनों पैर हैं लेफ़्ट और राइट, उसमें कुछ भी दिखने जैसा नहीं था, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही थी और पैर के पंजे नज़र आ रहे थे जो जानवरों ने खाए थे, जो बताया गया। जब एक किसी इंसान ने इतनी हैवानियत के बाद उस बॉडी को वहाँ देखा है तो आखिर पुलिस ने उनके साथ क्यों इस तरह का एनकाउंटर नहीं किया? उसके अंदर जो दो मुख्य आरोपी हैं वो दोनों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक फिरोजाबाद से है, एक अलीगढ़ से है। उन लोगों के घर बुलडोज़र कब पहुँचेगा? अहले जदीद कब्रिस्तान की ओर तमाम पुरानी दिल्ली की आवाम यहाँ से लेकर जाते हुए सीधी तस्वीर अहले जदीद कब्रिस्तान दिल्ली गेट से दिखा रहा हूँ और भारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ दिल्ली गेट पर इस वक्त। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है और मैं अरीब का पड़ोसी भी हूँ और साथ के साथ पुरानी दिल्ली में एक छोटा सा लोकल न्यूज़ चैनल हम चलाते हैं। और इस पूरे मामले में हमने शुरू से जो है वो फॉलोअप लिया है, देखा है कि किस तरह से इंसानियत का कत्ल बड़ी बर्बरता और हैवानियत के साथ किया गया है। अरीब ने इंसानियत दिखाई थी कि वो हर्ष तोमर के और राहुल के बहकावे में आकर अपने घर से ज़िंदगी की तमाम जुड़ी हुई जमा पूंजी और कई और लोगों से उधार लेकर वो वहाँ फरीदाबाद चला गया और जिसके बाद उन्होंने वहाँ जो कुछ अरीब के साथ किया है वो बयां करने वाला नहीं है। मैंने इस मामले को पूरी तरह से लोगों से जानने की कोशिश की और हरियाणा में वहाँ लोकल पुलिस से भी जानने की कोशिश की। जितना मुझे अभी तक मालूम हुआ है, अरीब के पीछे बैठकर आप ये अंदाज़ा लगाइए, उससे ये कहा गया कि आप चलिए फैक्ट्री अंदर है जंगलों की ओर, और अरीब के पीछे बैठकर उसके गले पर छुरी रख दी गई और छुरी रखने के बाद उसके गले को काट दिया गया। जब अरीब फड़फड़ाया पूरी तरह से, उसने लोगों को वहाँ आवाज़ लगाने की कोशिश की, तो फिर उसके दोनों तरफ पेट वगैरह पे चाकू मारे गए और फिर पत्थरों से उसके मुंह को, चेहरे को कुचलने की कोशिश की गई। उन हैवानों की बर्बरियत जब भी ख़त्म नहीं हुई तो उन्होंने अरीब की बॉडी को झाड़ियों में डालकर आग लगा दी, हाथ पैर बांधकर। अभी भी शायद हमें मालूम नहीं हो पाता अगर ये इन्वेस्टिगेशन या फिर इतनी भागदौड़ नहीं हो पाती। आज हम इस मोहल्ले में परिवार में रहते हैं, सिर्फ इस मोहल्ले परिवार में नहीं बल्कि पूरी पुरानी दिल्ली में लोगों में एक गम और गुस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा, हर माँ बाप अपने आप को फ़िक्र में हैं कि आखिर हमारे बच्चे जो थोड़ी दूरी पर घर से निकलकर काम के लिए जाते हैं, इस तरह की ख़बरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह अब अरीब का कत्ल कर दिया गया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना है और निंदा का तो अल्फाज में कहता हूँ, निंदा तो बहुत छोटी सी चीज़ पर कर लेता है आदमी, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा लाल, एक बाप ने, बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप ने उस अरीब को खोया है जो 5 भाइयों में इकलौता वो था जो सबसे ज़्यादा घर को संभालने वाला था, घर को लेकर चलने वाला था, कमा कर लाने वाला था। और वो अपने भाइयों की वजह से ये सोच रहा था, इतने छोटे घर में ये परिवार रहता है, कि शायद मुझे अब किराए के मकान पर बाहैसियत होकर निकलना होगा ताकि दूसरे भाई वगैरह की भी शादी जो है वो हो सके। लेकिन तमाम बर्बरियत की, हैवानियत की हदों को पार कर कर राहुल ने, हर्ष तोमर ने और इस बाबू अशोक ने मिलकर जो है अरीब को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं जिस वक्त बॉडी को देखा, मैंने
जब मैं वहाँ पहुँचा 10 अप्रैल को और मैंने वो तमाम तस्वीरें देखी तो मैं तमाम चीज़ें मैं झकझोर गया और कई घंटों तक मेरे दिमाग से वो चीज़ें अभी तक नहीं निकल रही हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने उसको विटनेस किया, सबसे पहले मैंने देखा, साथी सुभान ने देखा, तो वो तमाम चीज़ें बयां करने वाले लायक नहीं है। और मैंने ये फ़ैसला किया। बॉडी की कंडीशन के पूरा शरीर, टांग पर जो दोनों पैर हैं लेफ़्ट और राइट, उसमें कुछ भी दिखने जैसा नहीं था, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही थी और पैर के पंजे नज़र आ रहे थे जो जानवरों ने खाए थे, जो बताया गया कि ये जानवरों ने खाए हैं। जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि जानवर भी इतनी हैवानियत नहीं दिखाते हैं, बदन का कोई और हिस्सा आखिर उन्होंने उस तरफ वो क्यों नहीं गए। और जो पूरा बदन था ऊपर का वो पूरा जला हुआ था, उसके बदन पर कीड़े थे और उसका चेहरा पूरी तरह से जो है वो गल चुका था, वहाँ भी कीड़े थे। लेकिन उन हैवानों ने बिल्कुल भी ज़रा भी इस जो है कदर नहीं देखा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। बहुत बुरा माहौल था घर में, सारे बस उसकी बीवी तो ऐसी हुई है पागल, बिल्कुल रो रो के उसने बुरा हाल कर रखा है। वो कह रही मैं कैसे काटूंगी पूरी ज़िंदगी अकेले, और छोटी सी उम्र है उसकी बच्ची की। बस हम तो उम्मीद लगाए हुए थे, 3 दिन से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, बाद में उम्मीद टूटी है हमारी। जब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, हमें अब भी यकीन नहीं है। हम तो समझ रहे हैं आ जाएगा, अब भी आ जाएगा। बच्चों ने अपने आंखों से देखा है तो ज़रा यकीन हुआ, नहीं तो यकीन नहीं हो रहा था। उसका बच्चा भी पूछे जा रही है, कह रही है बब्बा बाहर क्यों सो रहा हो, घर में क्यों नहीं आन के सो रहा है आप। मैं बॉडी भी नहीं देख पाई अपने बच्चे की, मुझे दिखाया नहीं गया। डायरेक्ट वहाँ से हॉस्पिटल से वहीं सीधे ले गए हैं। उसकी बच्ची बीवी ऐसी तड़फ रही है देखने के लिए, आखिरी शक्ल तो देख लूँ। दोनों अम्मा बेटियों ने शक्ल नहीं देखी, न उसकी सास ने। सबों का लाडला था मेरा बाजू कट गया एक, सारे सब उसी का सहारा था, सब बच्चे उसी के डिपेंड थे सारे। हर काम के लिए उसको अपने भाई को ही लेके जाते थे साथ। अपने अब्बा की दवाई, पापा की दवाई, मेरी दवाई सब वही दिलवाने जाता था, सब उसी का ही, सब कुछ वही करता था। हमारा जरिया ही निकल गया, जानवरों की तरह मारा मेरे बच्चे को। बहुत ही जानवरों का बुरा बर्ताव हुआ था, ये नहीं खबर थी मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। मेरा नाम सुभान है और मैं दोस्त हूँ अरीब का। इस केस के बारे में तो अभी यही लग रहा है हमें कि जिस तरीके से अरीब की हत्या की गई है, जिस तरीके से मारा गया है, ये सिर्फ लूट-पाट का केस नहीं है, इसके पीछे वजह कुछ और है। और ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी एक गैंग है। क्योंकि जब पुलिस ने पहले दिन हर्ष तोमर को करावल नगर से गिरफ़्तार किया था तो हर्ष तोमर ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि जो हर्ष तोमर है वो उस गैंग का एक कबूतर है जो लोगों को इस तरीके के ट्रैप में फंसाता है और जो उनको फरीदाबाद तक भेजता है। और वहाँ जाके राहुल प्रजापति और जो बाबू है, बाबू सन ऑफ अशोक कुमार, वो लोग उन लोगों के साथ इस तरीके का काम करते हैं। तो आज हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ तो ये पूरा केस सामने आया। हो सकता है इससे पहले इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होगा और इस तरीके की हरकत की होगी। नहीं, अगर देखिए खाली पैसे का मामला होता तो जो पैसे थे वो लोग वो पैसे छीन कर छोड़ सकते थे अरीब को, गाड़ी छीन लेते, फ़ोन छीन लेते। मगर इतनी क्रूरता के साथ जो उन्होंने इंसानियत का कत्ल हैवानियत किस तरह करा है, वो उसकी वजह ऐसे लगता है कि कुछ और इसके पीछे बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बॉडी के साथ किया, पहले मार दिया, मारने के बाद भी उनकी हैवानियत को संतुष्टि नहीं मिली, उसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसके बाद उसको जला दिया गया और फिर एक जंगल के अंदर जहां उन्होंने सब काम किया उस जंगल के अंदर उस बॉडी को फेंक कर आ गए। जब पुलिस वापसी राहुल प्रजापति को अलीगढ़ से गिरफ़्तार कर लेकर आई और उस जंगल के अंदर लेकर गई जहां उसने बॉडी के साथ ये सब किया था, तो उसी को ही खुद को बॉडी ढूंढने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया। देखिए अभी हाल ही में एक मामला उत्तम नगर में ऐसा ही हुआ है, आपने वहाँ देखा होगा कि प्रशासन ने एक दिन का भी वक्त नहीं लगाया उन लोगों के घर पे बुलडोज़र चलाने का। इससे पहले संभल के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ पर भी बुलडोज़र जमकर चला। हमारी भी यही डिमांड है कि जिन लोगों ने अरीब के साथ ये किया है उनके घरों पे बुलडोज़र कब चलेगा, उन अरीब को इंसाफ कब मिलेगा, अरीब के घर वालों को इंसाफ कब मिलेगा, उसका 4 साल का छोटा मासूम बच्चा है उसको कब इंसाफ मिलेगा। उन लोगों के घर पे बुलडोज़र अभी तक क्यों नहीं पहुंचा बुलडोज़र? क्या बुलडोज़र के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया या बुलडोज़र उधर तक जा नहीं सकता? उसके अंदर जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो दोनों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एक फ़िरोज़ाबाद से है, एक अलीगढ़ से है। उन लोगों के घर बुलडोज़र कब पहुंचेगा? हमें जो मामला लगता है वो यही हो सकता है कि क्या अरीब का ये गुनाह था कि वो मुसलमान था,
जो उसके साथ ऐसा किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो राहुल प्रजापति है, ये उसने बोला है कि अरीब ने कलमा पढ़ा। जब अरीब ने कलमा पढ़ा तो क्या कलमा पढ़ने की वजह से उसके साथ ऐसा किया गया उसकी बॉडी के साथ, कि पहले मारा गया और फिर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई बॉडी के साथ? क्या यह अरीब का गुनाह था कि वो मुसलमान था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीलुर रहमान है। मोहम्मद अरीब मेरा बेटा है, जो कि जिसका मर्डर हुआ है फरीदाबाद में। मेरे बेटा बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, 400-500 रुपये कमाता था, 500-700 रुपये कमाता था, आ जाता था घर पे। पता नहीं कौन लोग मिल गए, इसको लालच दिया और उसको बुला लिया। मेरे बच्चे के पास तो पैसे भी नहीं थे, पता नहीं यार दोस्तों से उधार लाया, क्या कर कर आया, और उसने मुझे भी नहीं बताया। मैं समझा रूटीन के हिसाब से जैसे जा रहा है वैसे जाता होगा, मगर मुझे नहीं पता कि वो ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है। उसने मुझे बताया नहीं तो मैं उसको जाने ही नहीं देता। 6 तारीख को वो तो तकरीबन डेली जाते थे। 6 तारीख को किसी साहब का फ़ोन आता है कि माल है मेरे पास, तो ये रूटीन के हिसाब से चलेगा उनके पास। उन्होंने कहा माल है, ज़्यादा माल है, मैं कल दिखाऊंगा आपको और आपसे कैश पेमेंट लूँगा, ऑनलाइन नहीं लूँगा। इनका कोई टाइम सेट हो गया सुबह का जो भी था। तो बच्चा रूटीन के हिसाब से अगले दिन 7 तारीख को यहाँ से गया। 6 तारीख को रात को अपनी वाइफ से कहने लगा मैं कल फरीदाबाद जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा, ज़्यादा देर का काम नहीं है, आना और जाना है, और 12:30 तक मैं यहाँ से 11:30 बजे चला जाऊँगा। अपनी वाइफ से किया था। तो उनसे सुबह वो रूटीन के हिसाब से 11:30 बजे निकले वो। मैं भी बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे जी भर के देखा। पता नहीं क्या क्या अल्लाह की तरफ से था ये। उसने मुझे जी भर के देखा उस दिन। अच्छा, मैंने भी उसको जी भर के देखा तो ने एकदम नज़रें झुका ली। उसका देखने का स्टाइल ही कुछ अलग था उस दिन। मुझे पैसे नहीं दिखे इसके हाथ में। वो अंदर से कमरे में से सेट करके लाया था, अंदर जेबों में जैसे भी लाया था। अब बच्चा, मैंने कहा चलो जाने दो, जल्दी में रात को मैं बात करूँगा, जल्दी लग रही है इसको। तो बच्चा यहाँ से 11:30 और 11:45 के बीच निकला, मेरी आंखों के सामने निकला। वो मुझे सीन भूला नहीं जा रहा, वो सीन देखा नहीं जा रहा मेरे से, वो जो बार बार मेरी नज़रों के सामने वही घूम रहा है। तो बच्चा चला गया। तकरीबन 12:30 बजे मेरे छोटे बेटे के पास फ़ोन करता है, वो मैसेज भेजता है कि आप मेरे थोड़ा सा पैसे डाल दीजिए। तो बच्चे ने मैसेज से ही जवाब दिया कि अच्छा ठीक है मैं डाल देता हूँ। उसने 6000 रुपये डाले उसके फ़ोन में, अरीब के फ़ोन में डाले। उसके बाद वो चले गए, पता नहीं क्या था। रूटीन के हिसाब से हर 1-2 घंटे में अपनी वाइफ से बात करते हैं। वो वाइफ भी इनसे खबर लेती रहती हैं, किस लोकेशन पे कहाँ जाते हैं वो वाइफ को बताते रहते हैं। अगर इनकी बैटरी भी लो होती है मोबाइल की तो फ़ोन करके कह देते हैं मेरी बैटरी डाउन हो रही है, अगर मैं फ़ोन नहीं करूँ तो आप घबराना नहीं, मैं कहीं से भी कांटेक्ट कर लूँगा, आपको कर लूँगा। तो ये चले गए अपने हिसाब से। वाइफ सो गई थी क्योंकि रात भर सेरी वेरी वगैरह करके वो सोती हैं, तो सो गई वो। और जब उनकी आँख खुली 2 बजे के टाइम, तो उन्होंने अपना फ़ोन चेक करा कि अरीब ने कोई फ़ोन करा, मैसेज भेजा, तो कोई फ़ोन नहीं था। उन्होंने फिर अरीब को फ़ोन मिलाया, अरीब का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो मेरे इतने छोटे वाले भाई के पास आई, मेरे बच्चे के पास आई, छोटे वाले बच्चे के पास, अरीब के छोटे भाई के पास। उससे कहने लाओ अपना फ़ोन दिखाओ, मैं उससे मिलाऊँ, कभी मेरा कोई प्रॉब्लम हो। तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा, उससे लगाया। उससे फिर वो परेशान होने लगी, अरीब ने कोई कांटेक्ट क्यों नहीं करा। फिर मेरे पास ये कहने लगी पापा अरीब का फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे, हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई है या फ़ोन वोन गिर गया हो कहीं, कर लेंगे। अब हमें फ़िक्र लगी रही कि बच्चा फ़ोन करेगा, किसी से लेके कर लेगा, कुछ कर लेगा, मगर इसका जब फ़ोन नहीं आया तो हमारी टेंशन बढ़ती गई। बस हम फिक्र करते रहिए चलो आ जाएगा बच्चा, हम तसल्ली देते रहिए। इसकी वाइफ तो जब ही रोने लगी कि फ़ोन कहीं कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं ज़िंदगी में कि वो फ़ोन नहीं करें। अब मैं तसल्ली देते रहे, कोई बात नहीं बेटा फ़ोन आ जाएगा, अब बैठो तुम नमाज़ पढ़ो, अपना टाइम हो गया, ये नमाज़ हो गया, पढ़ो। उसका कोई फ़ोन ना आया, हमें भी फिक्र होने लगी। 4 बज गए, हमने भी फिर इधर उधर फ़ोन करने शुरू करे। अरीब आए थे, जहाँ पे भी फ़ोन करा वो कहने नहीं अरीब आए नहीं हमारे पास, अरीब नहीं आया हमारे पास। बस इसके बाद रोज़े का टाइम हो गया,
हमने कहा चल रोज़े तक तो आ ही जाते हैं वो, रोज़े तक इंतज़ार कर लो। रोज़ा घर पे ही आन के खोलते हैं। अगर पूरे रमज़ान में एक दिन उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा नहीं खोलूँगा, तो उस दिन मैसेज कर दिया था, मैं फ़ोन कर दिया था हम रोज़ा नहीं खोलेंगे, रोज़े क्या बताऊँगा। तो रोज़ा भी हम रोज़े का टाइम हो गया, आया नहीं बच्चा, हमसे फिर खाया कुछ नहीं किया, हमसे रोज़ा भी नहीं खोला गया समझ लीजिए। फिर हमने सब तरफ इधर उधर पूछा, कहीं से कोई अरीब का सुराग नहीं मिला। आपने इनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन किया? तो उन्होंने कहा कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो साधारण रूप से वहाँ नज़र आ रहे हैं। जब एक किसी इंसान ने इतनी हैवानियत के बाद उस बॉडी को वहाँ देखा है, तो आखिर पुलिस ने उनके साथ क्यों इस तरह का इनकाउंटर नहीं किया जिस तरह से दूसरी जगहों पर कर दिया? सलीम वास्तविक जीता जागता उदाहरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इस तरह का मामला होता है, ज़रा भी कोई मामला होता है तो पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आज ही मैं खबरों में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी जो कि एक ही धर्म का था, उसके साथ लूटपाट, उसकी हत्या कर दी गई। उसमें तुरंत पुलिस ने जो है वो एनकाउंटर कर दिया। क्या एनकाउंटर भी सिर्फ धर्म को देखकर किए जा रहे हैं? इंसाफ का तराजू सिर्फ धर्मों को देखकर जो है उसमें तौला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अलग चीज़ें हैं। आप यकीन मानिए, जब मैं यहाँ 10 अप्रैल को जिस दिन अरीब के बारे में ख़बर लगी, मैं जब यहाँ अरीब के घर पर मैंने उसके वालिद से बात की, उनको हिम्मत देने की कोशिश की कि अरीब 4 दिन से घर से बाहर है, तो उसका बेटा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, चाचू मेरे पापा को लाकर दे दीजिए। वो बाप, वो बहन, उसकी बीवी, उसका बच्चा जो अरीब का इंतज़ार कर रहा था, जब उनको ये बात मालूम हुई कि अरीब अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे 8-10 घंटे पहले परिवार से मालूम हो गया था कि अरीब नहीं है अब इस दुनिया में, तो मैं बता नहीं पा रहा था परिवार को, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अरीब के साथ जो है कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने या फिर हरियाणा पुलिस ने ये तमाम जानकारी नहीं दी कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इस तरह की चीज़ें मालूम हुई हैं कि अरीब के साथ इतनी बर्बरता और हैवानियत की गई है। और ये बाबू और हर्ष तोमर को नहीं मालूम कि पुलिस ने क्यों इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर दिया। मुझे तो लगता है हर्ष तोमर जैसे और पता नहीं कितने लोग इसमें जो है वो शामिल हैं, और पुलिस आखिर क्या चीज़ें छुपा रही है अभी क्लियरी तौर पर जो है कुछ भी परिवार को बताया नहीं गया है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोगों ने यही सोचा था कि जो भी अरीब की हालत है उसको कहीं ना कहीं पहले उसकी तदफीन की जाए और उसके बाद इस पूरे मामले में हम आगे की कार्यवाही जो है वो करेंगे। क्या कारण हो सकता है कि अरीब को इन लोगों ने निशाना बनाया? रीज़न क्या लगता है आपको? देखिए, अगर इसको जिस तरह से मैंने पढ़ा खबरों में, अलग अलग तरह से किसी ने पैसे का डिस्प्यूट बताया, किसी ने विवाद बताया, यहाँ तक कि खबरों में ये छापा गया कि अरीब दिल्ली का एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन नहीं था, वो अपने घर को चलाने वाला एक मज़दूर था जो हर रोज़ घर से निकलता था, माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए काम करने के लिए निकलता था। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। वो 3 लाख रुपए भी, 2.5-3 लाख रुपए जो वो लेकर गया, ज़िंदगी की जमा पूंजी थी जो घर में रखी थी, वो तमाम लेकर गया। और उसके बाद वहाँ उसको पैसे छीन कर, सिर्फ अगर पैसों का मामला होता, पैसों का लालच होता, तो शायद बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं, लूटपाट करके जो है वो छोड़ दिया जाता है या बेहोश करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन दोनों लोगों ने सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि जिस तरह की हैवानियत की है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर दूसरा एंगल भी होगा। शायद अरीब को इसीलिए कत्ल कर दिया कि अरीब, उसका नाम अरीब था, उसका नाम कुछ और, अंकित नहीं था, उसका नाम कुछ और नहीं था। इसीलिए अरीब का जो है इतनी हैवानियत के साथ जो है वो दर्दनाक तरीके से, अरीब की इंसानियत थी कि उसने उन लोगों पर भरोसा किया। वो उनसे मिला भी नहीं था शायद पहले, लेकिन वो भरोसा करके काम कारोबार के ज़रिए वहाँ पहुँचा, और वो दरिंदे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे हैवानियत का, जिन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। और फिर मैं वही कहूँगा कि ब्रूटैलिटी की अगर कोई हद होती तो मैं समझता हूँ कि तमाम हदों को पार किया गया है। सिर्फ इतना ही बाकी रह गया था कि क्या कहना है, इस मामले में अरेस्टिंग हो चुकी है, दोनों वो आरोपी हैं, उनको भी आज एक वीडियो वायरल हो रही थी। हम उस वक्त उस दिन हरियाणा में थे और पुलिस उस वीडियो में ये कह रही है, जो मीडिया को देने के लिए बाइट, हरियाणा के लोकल पत्रकारों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने कई चैनलों से वहाँ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली का व्यापारी। तो तब हमने उनसे कहा, तो लोकल पुलिस से उन लोगों ने जब जाकर चीज़ें मांगी कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो पुलिस ने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे मीडिया को देने के लिए, प्रेस रिलीज़ के लिए कि हमने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, तो
तो वहाँ वीडियो बनाता हुआ पुलिस वाला ये कह रहा है कि फिक्र ना कर छोरे, कॉन्फिडेंस में रहे। आखिर पुलिस क्या साबित करना चाह रही है कि बेफिक्र रहे? किस चीज़ से बेफिक्र रहे कि उसने हैवानियत के तमाम हदों, उन्हीं आरोपियों को कह रही है। उसमें पुलिस वाले को पुलिस नहीं कह रही है। 3 कांस्टेबल और एक जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, वो उनको लेकर जो है एक्यूज्ड को लेकर चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं उन आरोपियों के चेहरे दिखाने के लिए। तो उसमें कैमरे पर वीडियो बना रहा पुलिस वाला ये कह रहा है थाने में खड़े होकर, किसी और की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, वो कह रहा है कि कॉन्फिडेंस में रहे छोरे, कॉन्फिडेंस में रहे, फिक्र ना कर। तो आखिर कैसे ये परिवार न्याय और उम्मीद की जो है वो उम्मीद कर सकता है, इंसाफ की उम्मीद कर सकता है, जिस सूबे की पुलिस का पुलिस वाला उन आरोपियों के सामने कह रहा है कि कॉन्फिडेंस में रहे। क्या कॉन्फिडेंस में रहना चाहते थे? ऑपरेशन लंगड़ा जो चलाती है पुलिस कई राज्यों में, एनकाउंटर करती है, क्या उनको सिर्फ जो मामूली तौर पर किसी एक चोर को पुलिस जिस तरह से पीट कर थानों में हत्या कर देती है या कई लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या कर देती है, वो इतने कॉन्फिडेंस में वहाँ नज़र आ रहे थे? वहाँ मैंने उनको देखा, वो दोनों आरोपी, कि कुछ उसमें कुछ कहने लायक ही नहीं है। तो पुलिस पर न्याय की उम्मीद किस तरह की लगाई जा सकती है? इस बात का अगर उम्मीद न्याय की लगानी है तो सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। मैंने हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की कि आखिर बताइए ये इस वीडियो की हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले अभी हमारी नॉलेज में नहीं, हम इसकी जांच करते हैं, देखते हैं। आखिर ब्रुटैलिटी इतनी की गई, उनके एनकाउंटर नहीं किए गए, उनके घरों को बुलडोज नहीं किया गया। एक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, दूसरा अलीगढ़ का रहने वाला है, अभी फ़िलहाल फरीदाबाद में रह रहे थे किराए के मकान पर। लेकिन ये लोग आते कहाँ से हैं?